हम लोग पढ़ रहे थे सल्तनत काल, उसमें आज पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश को हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। देखेंगे बलबन का टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, ये मैचिंग में भी पूछे जाते हैं। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1266 से 1287 बलबन का टाइम पीरियड होता है। और गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा पैबोस जैसी अपनी प्रथाएं शुरू की थी, रक्त और लोह की नीति भी अपनाई थी। उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। बलबन का टाइम था 1266 ईस्वी में। गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और ये मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में सफल रहता है। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लोह की नीति। क्वेश्चन यही पूछा जाता है डायरेक्ट, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये था, आंसर हो जाएगा आपका बलबन। बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई कहा है। ठीक है। बलबन का मानना था कि सुल्तान जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने दीवाने अर्ज, नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछे जाते हैं कि दीवाने अर्ज सल्तनत काल में कौन सा विभाग था? तो अर्ज की बात जहाँ पर आएगी तो याद रखिएगा ये एक सैन्य विभाग था। ठीक है। और आरिज़ मुबालिक कौन था? वो सैन्य विभाग का जो अधीक्षक होता था, उसको देखभाल करता था, वो सैन्य विभाग से संबंधित है। अर्ज के नाम से याद रख लीजिएगा, सैन्य से इसका संबंध होगा। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की, जो मूलतः ईरानी परंपराओं से ग्रहण की गई थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सिजदा और पैबोस से, याद रखिएगा बलबन ने इनको शुरू किया था। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी फारसी त्यौहार, जिसको आप लोग जानते हैं नौरोज़ के नाम से, नौरोज़ मनाने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये बलबन ने ही की थी। अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतिए हिंद कहा जाता है तथा अमीर हसन दहलवी को भारत का सादी कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको 2500 बार क्वेश्चन मिला ही होगा। अगर आप लोग टेस्ट लगाते हैं कि तूतिए हिंद किसे कहा जाता है, तो ये अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। बलबन से एक बात और याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने जो तुर्काने चहलगानी यानी 40 सरदारों का जो समूह बनाया था, उसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैंने बताया। आगे चलेंगे। बलबन की मृत्यु के बाद में उसका पौत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके पश्चात में अल्पकाल के लिए क्यूमर्स शासक बनता है। जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में आता है खिलजी वंश। ये वंश भी याद रखिएगा, सबसे पहले गुलाम वंश आता है, उसके बाद खिलजी वंश आता है। ये भी अरेंज करने के लिए पूछे जाते हैं, तो याद कैसे रखेंगे? ट्रिक याद रख लीजिएगा, ए गुल खिल तू शैलो में। ए गुल में से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, ए गुल खिल तू शैलो में, तू से तुगलक वंश, शै से सैयद वंश और लो आपको याद रखना है लोदी वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इनको बिल्कुल एकदम रट लीजिएगा। क्वेश्चन मिलान में पूछा जाता है, ये अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। अगर खिलजी वंश की बात करेंगे तो 1290 से लेकर के 1320 इसका टाइम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में सबसे छोटा टाइम पीरियड किस वंश का था? ये था किसका? 30 साल का था खिलजी वंश का। और सबसे बड़ा किसका था वो आप लोग बताइएगा। क्या तुगलक वंश का सबसे बड़ा था? आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा। गुलाम वंश के पतन के बाद में 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अब इसका नाम भी याद रख लीजिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। अगर ऑप्शन में अलाउद्दीन भी रहता है तो जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। गुलाम वंश की स्थापना के बाद में पतन के बाद में खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के संत, जिनका नाम था सादी मोला, को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा 1296 में धोखे से कड़ा मानिकपुर में कर दी गई। और अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद में शासक बनता है 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर सानी कहते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर सानी के रूप में उत्कीर्ण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे, उनको भी देखते चलिएगा। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा गया था कि राय रायन की उपाधि किसकी है? तो रामचंद्र देव की है। किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी जिसको कहते थे बरीद मुमालिक,
अब याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेगा बरीद मुमालिक शब्दावली का संबंध किससे है, तो ये एक गुप्तचर विभाग था और उसका जो मुख्य अधिकारी था वो बरीद मुमालिक कहलाता था। उसके अंतर्गत अनेक बरीद यानी संदेश वाहक या हरकारा थे। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। 3600 बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तुम रट लीजिएगा। अलाउद्दीन से ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसकी खूब पूछी जाती है, तो याद रखिएगा दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था, जो राज व्यवस्था थी उसमें भ्रष्टाचार लूट को खत्म करने के लिए इसको बनाया गया था। अलाउद्दीन ने सीरी का किला, 1000 खंबा महल, हौज ए खास, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। आ से अलाई और आ से अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा। सॉरी, अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी और स्थायी सेना रखी जिसको नकद वेतन देता था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि नकद वेतन रखने वाली सेना स्थायी रूप से किसने रखी थी, ये थी अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बार बार इसको इसलिए बताती हूँ, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो क्वेश्चन पूछा है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट ज़रूर होते हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का कितना % भाग भूमि कर के रूप में लिया था, ये 50% भाग भूमि कर यानी खराज के रूप में लिया था। याद रखिएगा, ये शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। खराज का संबंध क्या था, ये भूमि कर था। अलाउद्दीन ने लूट क्या धन, देखिए अगर खराज की बात होगी तो भूमि कर से संबंधित है खराज, जबकि खम्स की बात होगी तो लूट का जो धन होता था उसको खम्स कहते थे। इसमें सुल्तान का हिस्सा 1/5 के स्थान पर इसने 4/5 भाग कर दिया था। इससे पहले क्या होता था, जो खम्स होता था यानी लूट का जो धन होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/5 रहता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग कर दिया। ये PCS में क्वेश्चन पूछा भी गया है। इब्न बतूता ने रेहला, क्वेश्चन बनता है रेहला किसका है, रेहला की रचना किसने की थी, तो इब्न बतूता ने रेहला, इसामी ने फुतुहात सलातीन और अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूह की रचना की थी। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं, तूतिए हिंद कहते हैं, इन्होंने खजाइनुल फतूह की रचना की थी। रेहला भी इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता ने इसकी रचना की थी। फुतुहात सलातीन की रचना इसामी ने की थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। आगे चलते हैं। सल्तनत काल के प्रमुख कर हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कर उसके प्रकार क्या है, देखिए जजिया कर क्या था ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। खम्स अभी बताया, खम्स या खुम्स ये युद्ध में लूट से जो प्राप्त धन होता था उसको खुम्स या खम्स बोलते थे। और जो खराज था ये गैर मुस्लिम कृषकों से लिए जाने वाला कर था। देखिए गाइस, ये शब्दावलियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम में। आगे बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र जिसका नाम था मुबारक खिलजी। 1316 में गद्दी पर बैठता है, कहाँ पर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला कौन था, ये था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो ऑप्शन में यही लिखा था, इसका आधा नाम मुबारक शाह, तो याद रखिएगा इसका नाम। और अल इमाम, उल इमाम, खिलाफतुल्लाह आदि उपाधियाँ इसने धारण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद में नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बनता है। इसके बाद में आता है तुगलक वंश। इसका लंबा पीरियड सबसे ज़्यादा लंबा यही था, 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक की चलता है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, जिसको गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। याद रखिएगा, गाजी मलिक भी पूछा जाता है और गयासुद्दीन तुगलक भी पूछा जाता है, यही तुगलक वंश का शासक था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण कराया था। आगे बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक। जो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था और निज़ामुद्दीन औलिया के बीच संबंध जैसे कैसे थे, कटुतापूर्ण इनके संबंध थे। औलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रख लीजिएगा। हनूज दिल्ली दूरस्थ ये किसने कहा था, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन PCS में पूछा गया था कि नहरों का निर्माण सल्तनत काल में किसने कराया था सिंचाई के लिए, ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के नाम से याद रख लीजिएगा। 1325 से 1351 तक था। इसको जोना खां भी कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक, टाइम था 1325 से 1351 में, ये सुल्तान बनता है। तुगलक
मोहम्मद तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, ऐसी अपनी नीतियाँ चलाता था, लेकिन इसकी नीतियाँ दुर्भाग्यवश कहें तो वो असफल हो जाती थीं। लेकिन ये तुगलक वंश में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। तांबे का सिक्का प्रतीक रूप में कौन चलाता है? यही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर कोही, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से बना है कि दीवाने अमीर कोही विभाग किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित विभाग है, क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। इसको किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। मोरक्को यात्री, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसके समय में आता है। मोरक्को यात्री जिसका नाम था इबन बतूता, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में दिल्ली में आया था। इबन बतूता ने अपना यात्री वृत्तांत था अरबी भाषा में, जिसका नाम था किताबुल रहला नामक ग्रंथ में लिखा था। तो किताबुल रहला किसकी है? याद रखिएगा, इबन बतूता की। ये किसके टाइम में आया था? ये आया था, अभी हमने देखा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। और कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैन धर्माचार्य जिनका नाम था जिन प्रभु सूरी जैसे अनेक विद्वान संतों को इसने संरक्षण दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं का त्यौहार होली में सम्मिलित होता था। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्तनत काल में कौन सा शासक था जो हिंदुओं के त्योहारों में सम्मिलित होता था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल की बात हो रही है। गुलाम वंश में, मुगल वंश में तो अकबर भी सम्मिलित होता था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं थी दोआब में कर वृद्धि, इंपॉर्टेंट है सारे एकदम, ये 3-4 लाइन है, बिल्कुल रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोआब में कर वृद्धि कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी परिवर्तन, इसका इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी लेकर जाता है। कहीं आपको दौलताबाद भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कौन लेके जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का चलन करता है। खुरासान तथा कराचिल के अभियान में भी ये सम्मिलित था। सॉरी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने दक्षिण में 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य जिसका नाम था विजयनगर, उसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किसके समय में की थी? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा हुआ है। सुल्तान के निधन पर बदायूनी ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। देखिए बहुत ही पढ़ा लिखा था, अपनी नीतियाँ, इसके काम भी बहुत अच्छे अच्छे इसने किए थे, लेकिन क्या होता है इसके सारे काम दुर्भाग्यवश उल्टे ही हो जाते हैं। इसीलिए ये बदायूनी का कथन था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रख लीजिएगा। किसने कहा था? यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बदायूनी ने। क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये कथन किसका है? तो बदायूनी का ये कथन है। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक सुल्तान बनता है। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड देखिए, 1351 से 1388 है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा जौनपुर की स्थापना किसकी याद में करता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक। उसको हम जोना खां अभी पढ़ा था, उसी की याद में इसने जौनपुर की स्थापना की थी। नए नगर इसने बसाए और अनेक नहरें भी इसने बनवाई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हब ए शर्ब, यही शब्दावली पूछी गई थी। हब ए शर्ब का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा शर्ब की जहाँ पर बात आएगी तो सिंचाई से संबंधित है। हब ए शर्ब अर्थात सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। देखिए प्रथम जहाँ पर होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हब ए शर्ब यानी सिंचाई कर लगाने वाला पहला दिल्ली में शासक कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। इसने दासों की देखभाल के लिए एक नया विभाग बनाया था जिसको कहते थे दीवाने बंदगान। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवाने बंदगान लोक निर्माण विभाग किसने बनवाए थे? दीवाने इस्तेहाक किसने बनवाए थे? ये सारे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था। देखिए शफा ये अरबी शब्द है। शफा या शिफा का मतलब होता है किसी भी इंसान को बीमार है उसको उससे बीमारी को दूर करना। तो याद रखिए शफा का मतलब हो किसी की बीमारी को दूर करना, तो इस शफा अस्पताल से संबंधित हो गया। क्योंकि अस्पताल हम क्यों जाते हैं? कि दवा लेने तो जाते हैं, अपनी बीमारी को ख़त्म करने तो जाते हैं। इसने दारुल शफा का अर्थ इसने क्या था? ये दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा जिसको कहते हैं फुतूहाते फिरोज शाही, फुतूहाते फिरोज शाही किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी अपनी आत्मकथा।
ठीक है। लेकिन तारीख़ फ़िरोज़शाही पूछ लेगा तो वो किसी और की है, वो किसकी है? तारीख़ फ़िरोज़शाही आप लोग बताइएगा, बर्नी की है किसकी है? लेकिन याद रखना फुतूहात फ़िरोज़शाही की बात होगी तो इसकी आत्मकथा है, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक की है। इसने जियाउद्दीन बर्नी शम से शिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया था। इसने अद्धा और बिख नामक सिक्के जारी किए। क्वेश्चन पूछा गया था अद्धा और बिख नामक सिक्के किसने जारी किए थे? तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने किए थे, जो तांबे और कांसे से निर्मित थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर उसके पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों में से कुछ को फ़ारसी में विद्वान अजीज़ुद्दीन खालिद द्वारा दलियाते फ़िरोज़शाही नाम से अनुवाद कराया था। नासिरुद्दीन महमूद आता है 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का अंतिम शासक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ता से तैमूर, ता से 13, तो 1398 में किया था। किसके शासनकाल में किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। गाइज आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे कल देखेंगे सैयद वंश और लोधी वंश। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन बार बार करिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।